और आज हमारे इस खास मौके पर हमारे मेहमान हैं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें आपसे एक सवाल। युवा सांसद बने आप, युवा नेता, और साथ में सीएम मनोहर लाल जी आपके साथ, तालमेल कैसे बनाया और वो जो अनुभव है वो एक्सपीरियंस एक बार साझा कीजिएगा। कोऑर्डिनेशन मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है, और पिछले 2.5 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश के हित में कैसे नए कदम और कैसे प्रदेश को आगे लेके जाना है, उस पर निरंतर चर्चाएं करी, और चर्चाएं कर कर जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह दीजिए उसको लक्ष्य रखकर आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है कि पॉजिटिवली दोनों ने प्रदेश को, कोविड जैसे क्राइसिस हों, किसान आंदोलन जैसा हमारे बीच में घटनाक्रम रहा, फिर कोविड आया, उसके बावजूद भी प्रदेश को प्रोग्रेसिव कदम की ओर लेकर गए, फाइनेंशियली प्रदेश को उठाया, हमारे जो रेवेन्यू सोर्सेज थे उनको इंक्रीज़ किया। और आज हम प्रदेश को देखें तो दोनों की कोऑर्डिनेशन का असर है कि हरियाणा प्रदेश प्राथमिक प्रदेशों में, चाहे इंडस्ट्री लाने में, चाहे रोज़गार पैदा करने में, चाहे डेवलपमेंट में, नई टेक्नोलॉजी लाने में, नए रिसोर्स लाने में हम कामयाब रहे। सर, आपके कार्यकर्ता आपके साथ जो जुड़े और उन्होंने चुनावों में और अभी हाल फिलहाल में जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता है तो नारा देते हैं कि हमें उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनाना है दुष्यंत जी को। आप कितना तैयार हैं सर इसके लिए? कि हर संगठन के व्यक्ति की सोच रहती है, और संगठन जब भी बढ़ते हैं जब उस सोच के प्रति काम किया जाता है। आज के दिन मेरा जो दायित्व है मैं उस पर काम कर रहा हूँ और बेहतर तरीके से करता रहूँगा। भगवान को क्या पता है कल क्या होगा। मैं तो सांसद बना था जब भी मुझे विश्वास नहीं था कि इस एज के अंदर, जैसे जी ने कहा कि सबसे कम उम्र के 25 साल और 11 महीनों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाना कितनों को नसीब हुआ। और मेरा ही रिकॉर्ड अगली टेन्योर में एक लेडी ने तोड़ा, उड़ीसा से आकर तोड़ा, मेरे से 18 दिन कम उम्र में आकर तोड़ा। मगर उसके बाद मेहनत करी और मेहनत कर कर रिजल्ट ला कर दिखाया, और वही लोकसभा में मैं 3 लाख वोटों से हारा। और उसके बाद विधानसभा के अंदर 50,000 से उसी लोकसभा के एक सेगमेंट से जीत कर गया जहां 8,000 से हारा। और प्रदेश के अंदर हमने 10 विधायक जिताए। आगे क्या होता है, क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसके बारे में आज कहना मुझे लगता है बहुत प्रीमेच्योर होगा। संगठन को बढ़ाना हमारा काम है, वो करते रहेंगे। मिलकर अगली सरकार भी प्रदेश में बनाएंगे, और आगे वाले भविष्य में क्या होगा वो तो मैं कोई भविष्य ज्योतिष अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो बता पाए। लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह भी हमें बढ़ाए रखना होता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि भाई हमें दुष्यंत के आगे से डिप्टी हटाना है और सीएम बनाना है। खैर, भविष्य के लिए शुभकामनाएं हम आपको दे सकते हैं। दुष्यंत जी, अभी इन दिनों में स्पेशली बीजेपी 42 साल की हुई, और चाहे प्रदेश के सीएम रहे हों या प्रधानमंत्री रहे हों, उन्होंने परिवारवाद का जैसे जिक्र किया, और मैं जानती हूँ कि ये एक सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो एक युवा नेता हैं आप, और आपकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से आप कैसे डिफाइन करते हैं इसे, और इसके दोनों ही पॉइंट्स आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइएगा। इसको कोई बुरा कहे भला कहे, मैं तो ये मानता हूँ वो ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरी जगह कोई बैठे तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे पास तो 4 पीढ़ियों का एक ऐसा आप कह सकते हैं कि बोझ है जिसको मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना है। चाहे वो चौधरी देवीलाल जी का संघर्ष हो, चाहे मेरे ग्रैंडफादर का संघर्ष हो, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का संघर्ष हो, और वो कार्यकर्ता जो जुड़े थे उनको साथ लेकर चलना, प्लस जो आज हमारी उम्र के युवा साथी हैं उनको आगे कैसे संगठन के तौर पर जोड़े रखना है। और मैं ये मानता हूँ कि पिछले 70-80 सालों में जो चौधरी देवीलाल जी का संघर्ष रहा है या हमारे परिवार का संघर्ष रहा है, उसने हरियाणा और देश में कई बड़े बदलाव लाने का काम किया है। आज हम बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं, कौन सोचता था इस देश में। आज जब मनरेगा की बात करते हैं, उसका इनिशियल कदम उठाया गया था काम के बदले अनाज से झज्जर के अंदर, जब बाढ़ आई थी लोग काम करने के लिए नहीं थे। तो ऐसी ऐसी योजनाएं, आप मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, हम CCL की बात करते हैं। ये मैटरनिटी लीव पहली बार देश में अगर कोई लेके आया तो चौधरी देवीलाल जी लेके आए थे, जब जच्चा बच्चा योजना की शुरुआत करी थी। फिर एक नाराजगी रही कि दुष्यंत जी पहले वाले क्यों नहीं है, वो वाला एग्रेशन कहाँ है किसानों की आवाज वाला, क्योंकि आपकी पार्टी के आगे जननायक लगा हुआ है, तो लोग आप में वो देखते हैं, वो ढूंढते हैं।
आज भी वही एग्रेशन है। हरियाणा प्रदेश में प्रोक्योरमेंट चल रही है, पहले 10 अप्रैल से शुरू होती थी, हमने 1 अप्रैल से शुरू करी। और सबसे खुशी के साथ मैं साझा करता हूं कि हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने किसान का पैसा, फसल का, किसी बीच के रास्ते से नहीं भिजवाया, सरकार से किसान के खाते में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कराने का काम किया। और मुझे याद है 2 साल पहले जब हमने पहली प्रोक्योरमेंट वीट की करी और मैंने ये फैसला लिया कि अब किसान के खाते में पैसा दिया जाएगा, किसी के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, तो मेरे खिलाफ आंदोलन चले। मगर आज आप किसी आम किसान से जाकर पूछें कि क्या उसका लाभ हुआ, तो वो मानते हैं। मेरा लक्ष्य ये है कि किसान को समृद्ध कैसे किया जाए, उसकी जो मनी वैल्यू है उस तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचाई जाए। और हरियाणा इकलौता प्रदेश है जहां पर एमएसपी के ऊपर 1 नहीं 13 फसलें हम प्रोक्योर करते हैं। हम 19 फल सब्जियां ऐसी है जिसको भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से किसान को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देते हैं। क्या और कोई प्रदेश ये कर पाया? अगर किसान के लिए ना सोचा होता तो ये मुमकिन नहीं था। लोग कहते थे मंडियाँ बंद होगी। हमने रिसेंटली 57 एकड़ ज़मीन सिरसा में खरीदी कि एक नई कपास मंडी बनाई जाए। ये हमारी बैकबोन है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं किसान को देंगे तब तक किसान समृद्ध नहीं होगा। आज माइक्रो इरिगेशन पे स्टेट के इरिगेशन का मेजॉरिटी बजट ट्रांसफ़र करवाना, ये यही सोच के साथ है कि किसान कम ज़मीन पे ज़्यादा उत्पाद कैसे करें। कांग्रेस का सर ये हमेशा आरोप रहता है कि लोगों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया, आपने उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बना ली। जाटों के साथ धोखा हुआ, जेजेपी के समर्थकों के साथ धोखा हुआ, ऐसा आरोप कांग्रेस हमेशा लगा। पूछता हूँ, क्या मैंने कांग्रेस के फेवर में वोट मांगे थे? क्या जननायक जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता ने कभी ये बोला था कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे? कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ तो चौधरी देवीलाल की आइडियोलॉजी 1961 के बाद कभी मिली नहीं। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के साथ 1 नहीं 2 नहीं, जनसंघ के समय से हमारी पार्टी का नाम कोई रहा हो, आइडियोलॉजी निरंतर मिलती आई है। बिल्कुल उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी और वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमें भी अपना संगठन खड़ा करना था और हमने उसके ऊपर काम किया। और आज प्रदेश के अंदर प्रगति कैसे कराई जाए उसके लिए हम दोनों ने मिलकर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाई। सर इसके लिए मेरे पास एक काउंटर सवाल है आपके लिए। 19 जनवरी 2022 अभय चौटाला जी का मैं एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था जेजेपी का कोई जनाधार बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा भविष्य में और ये बीजेपी की ही बी टीम है और इसका विलय हो जाएगा। तो इसका कोई आंसर आप करना चाहेंगे? जिस व्यक्ति को आप कोट कर रहे हैं, मैं उनको ना तो सीरियसली पॉलिटिक्स के अंदर मानता, और पिछले 2.5 साल में उनने जो आरोप लगाए निराधार थे। अस्तित्व किसका है, कितना है, ये तो पोलिंग के समय पता चलता है। जो पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाकर बैठी थी एक समय पर, फिर उसके 9 विधायक आए, फिर 32 आए, फिर 20 आए, आज वो प्रदेश में 2% वोट से भी कम हो जाती है। और एक पार्टी जो 11 महीनों में चुनाव में जाती है और 11 महीनों के अंदर 18% वोट शेयर ले जाती है, तो जनाधार किसका है? और जनाधार आज के दिन हमारी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है और 4.5 लाख मेंबर गली गली में जाकर संगठन के बने हैं, तो ये जनाधार का विस्तार है। तो अब इस पर ये एक सवाल आ जाएगा कि ये आपने क्लियर कर दिया और ये काडर के लिए क्लियर हो गया कि कोई विलय तो नहीं होने जा रहा बीजेपी में। और हम देखते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं भविष्य में और लोकसभा, तो क्या जेजेपी किसी के साथ रहेगी या अकेले मैदान में रहेगी या परिस्थितियों के हिसाब से अपना फैसला करेगी? भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है। चाहे निगम चुनाव आए, चाहे निकाय चुनाव आए, हमने मिलकर लड़े हैं। और आने वाले दिनों में भी जो हमारी 48 म्यूनसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स के चुनाव हैं वो भी मिलकर लड़ेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमारे 2-2.5 साल बाद है और मुझे पूरी उम्मीद है, पहले जो विचार के साथ हम लड़े, चाहे वो 2009 में INLD के साथ बीजेपी लड़ी जब मेरे पिताजी भिवानी लोकसभा चुनाव लड़े, चाहे 4 में अलग हो गए, 2000 के अंदर इकट्ठा लड़े, तो ये तो भविष्य के अंदर है। मगर मैं ये मानता हूँ आज जिस तरह का हमारा तालमेल चल रहा है, मजबूती के साथ दोनों संगठन मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। चलिए सर, 2024 के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं आपको। सर,
जब बात होती है चौटाला परिवार की, तो एक बहुत बड़ा परिवार है जो राजनीति में बहुत समय से एक तरह से डोमिनेट भी किया और संघर्ष भी किया, हर तरह की चीज़ें। ताऊ देवीलाल का जिक्र हुआ, INLD दावा करती है कि ताऊ देवीलाल की विरासत हम आगे बढ़ा रहे हैं, JJP प्रयास करती है कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, परिवार को लेकर और संगठन को लेकर तालमेल की बात अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता होगा, क्या विरासत को आगे बढ़ाने के लिए परिवार को हम आगे एक साथ देख सकते हैं कभी? मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि मिलकर आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये बोलना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि मेरा दायित्व कह लीजिए, जिम्मेवारी कह लीजिए, वो जननायक जनता पार्टी को बढ़ाना है और उसको ऊपर निरंतर पिछले 3.25 सालों से मैं काम करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम संगठन को बढ़ाएंगे। जहाँ विचारधारा की बात आती है, चौधरी देवीलाल की बात आती है, चौधरी देवीलाल केवल मात्र इस देश के उप प्रधानमंत्री नहीं थे। चौधरी देवीलाल एक इंस्टीट्यूशन है। आप माननीय नीतीश कुमार जी से बात करिए, वो भी चौधरी देवीलाल के विचार पे काम करते हैं। आप लालू प्रसाद यादव जी से बात करिए, वो भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता हैं और कांग्रेस के भी बहुत से नेता हैं जो चौधरी देवीलाल के विचारों को आज आगे लेकर चल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में आज के दिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके संगठन में चौधरी देवीलाल की क्लासरूम का पढ़ा स्टूडेंट ना हो। और आने वाले भविष्य में भी हमारी सोच रहेगी कि उस विचार को, उस सोच को, जिसमें आमजन को कैसे मजबूत किया जाए, उसको आगे हम लेकर चलेंगे। आज चौधरी रंजीत सिंह जी इंडिपेंडेंट है, वो भी सरकार का हिस्सा है। आज के दिन INLD विधानसभा में है, वो भी चौधरी देवीलाल के विचारों का हिस्सा है। तो मुझे लगता है ये कहना कि एक होकर लड़ेंगे, ये आज मैं ना टिप्पणी करूंगा, ना आने वाले भविष्य में करूंगा, मगर बिल्कुल चौधरी देवीलाल के विचारों को हमें जिंदा रखना है, उनकी सोच को आगे लेके जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो हम दिग्विजय जी को राजनीति में कब देखेंगे? वो संगठन जरूर संभाल रहे हैं, आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, हम भी उन्हें सरकार में देखें। और जो उनका एक स्वैग स्टाइल कहा जाता है, मैं इन वर्ड्स को इसलिए यूज करी क्योंकि हरियाणा में मैंने सुने हैं उनके लिए, तो हम उन्हें कब देखेंगे? तो ऑलरेडी राजनीति में है, सरकार में 2 चुनाव लड़ चुका है, विधानसभा का बाई इलेक्शन लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा। और मुझे लगता है इलेक्टेड पॉलिटिक्स में मौका किसको कब मिल जाए ये कहना मुमकिन नहीं है, मगर बिल्कुल आने वाले भविष्य में जहां संगठन जिम्मेवारी लगाएगा, मुझे नहीं लगता दिग्विजय एक कदम भी पीछे कतराएगा। और जो जो जिम्मेवारी दी, पार्टी बनी, तो इस जननायक जनता पार्टी के नाम पे पहला चुनाव कोई लड़ा तो दिग्विजय सिंह लड़ा। और मैं तो मानता हूं कि उसकी लाइफ के अंदर वो सबसे बड़ा चुनाव था कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जा लड़कर सेकंड आना, और वो भी ऐसे टफ बाई इलेक्शन में सेकंड आना जहां आपके सामने दिग्गज ही दिग्गज थे। वो उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और आगे वाले समय में जो भी पार्टी उसको जिम्मेवारी देगी वो उससे अच्छी तरीके से उसको निभाने का भी काम करेगी। बेरोजगारी को लेकर कुछ आंकड़े भी हाल में आए, आंकड़ों पर नहीं जाएंगे, लेकिन सब बेरोजगारी है। आप लोगों ने सर 75% स्थानीय जो युवा हैं उनको आरक्षण देकर के नौकरी दिलाना और इतने प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी सर बेरोजगारी में आंकड़े सुधर नहीं रहे। कोविड जैसी मार से कोई हरियाणा नहीं जूझा, देश जूझा, दुनिया जूझी। मगर हरियाणा की पॉजिटिविटी ये है कि 28,000 करोड़ का निवेश पिछले 1 साल में नई इंडस्ट्री लगने के लिए आया, तो ये रोज़गार के अवसर पैदा करेगा। हमारे यहाँ पर कोई ऐसी IT कंपनी बंद नहीं हुई जिसने बेरोज़गारी बढ़ाई हो। हाँ, ज़रूर ये हुआ, डाटा जो दिखाते हैं उसके अंदर एक चीज़ फैक्चुअली चेक करनी चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम के कारण जो रेंटल इनकम आती थी लोगों को, जहाँ कोई छोटा दफ्तर चलता था, वो बंद हुई। मगर धीरे धीरे इकॉनमी जैसे वापस आएगी वैसे वैसे ये चीज़ें दोबारा सामान्य हो जाएगी। जहाँ तक बात प्रगति की है, हमारा ये प्रयास रहा है, अलग अलग पॉलिसीज़ हम प्रदेश में लेकर आए हैं और मुझे लगता है हमारी पॉलिसीज़ कामयाब रही। जो हमारी हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी 2020 की आई, आज वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है MSME की ग्रोथ के लिए। और हमने स्पेशली पद्मा नामक एक योजना लॉन्च करी। उस पद्मा योजना का लक्ष्य यही है कि हमारे 140 प्रदेश के ब्लॉक्स हैं और 140 ब्लॉक्स के अंदर एक प्रोडक्ट जो उस ब्लॉक की फेमस है उसको एक सेंट्रलाइज्ड एरिया में लाकर हम डेवलप कराएं। और उसके ऊपर हमारे पास एक प्रपोजल ऑलरेडी आ चुका है। आपके बिल्कुल साथ में फरीदाबाद है। फरीदाबाद में बुलेट प्रूफ कार्स का, आर्मर्ड व्हीकल्स का आज प्रोडक्शन होती है और एक नहीं मल्टीपल यूनिट्स हैं, किसी को नहीं पता।
तो क्यों नहीं हम उस अर्बनाइज्ड एरिया को नॉन पोल्यूटिंग एरिया के अंदर हम आर्मर्ड व्हीकल की ओर लेकर जाएं। इसी तरीके से नरवाना एक बहुत छोटा सा ब्लॉक है बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर पे, 350 जो ट्रेडिशनल हमारी जुतियाँ होती हैं उसकी छोटी छोटी फैक्ट्री है। क्यों नहीं हम उसको एक सेंटर बनाकर दे दें कि वो प्रोडक्शन कहीं करे ब्लॉक में, वहाँ उस सेंटर पे आए, वहाँ से उसकी पैकेजिंग हो, उसका प्रदेश में, देश में, दुनिया में हम व्यापार शुरू करवाएं कि उस गांव के आदमी को भी मौका मिले। और इसके अंदर अमेज़ॉन ने हमारे साथ MOU किया है, हमारे साथ फ्लिपकार्ट ने MOU किया है कि दे विल प्रोवाइड ऑल द टेक्निकल सपोर्ट। तो मुझे लगता है गांव के आदमी को टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा तो अपने आप प्रगति के पथ पर ठीक है।